नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जारी हैं। और हम जब अब पढ़ रहे थे इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक। लास्ट टाइम में आपने देखा होगा किसान आंदोलन। राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए उनके बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। और इतने टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं मित्रों, इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए। इन्हीं में आगे दे रखा है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। तो ये दो टॉपिक आपके बाकी हैं, जिसमें से आज देखने वाले हैं प्रजामंडल। देखिए क्या होता है प्रजामंडल, क्या है और कौन कौन से प्रजामंडल बनाए गए, उनके बारे में डिटेल पूर्वक जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। देखिए मित्रों, प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल आंदोलन और शुरुआती बातों के बारे में जानते हैं। इसके बारे में प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल, यानी एक संगठन। 1920 के दशक में, दशक कहते हैं 10 वर्षों के समय को, 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। इसी के कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे थे। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चले रहा था। तो प्रजामंडल का अर्थ है मित्रों प्रजा का मंडल, यानी आम जनता के द्वारा जो जुड़ाव है, एक संगठन बनाया गया है, वही प्रजामंडल है। 1920 के दशक में ठिकानेदार, जागीरदार, जागीरदार बोलते हैं मित्रों, जागीर का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं जागीरदार। उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन प्रजा पर बढ़ रहे थे। इसी के कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे थे, और साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन, इन सभी के कारण राज्य की प्रजा में जागृति आई। जागृति यानी चेतना, जागृत हुई जनता, और उन्होंने संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। तो चेतना आई जनता के अंदर, प्रजा के अंदर, और उन्होंने अपने संगठन बनाना प्रारंभ कर दिए, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दी, और यही क्या कहलाए, आपके प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना व एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये मुख्य उद्देश्य रहा है इसका, प्रजामंडल आंदोलनों का, कि रियासती जो कुशासन है उसको समाप्त करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। आगे देखिए, इसमें पूरा टॉपिक डिटेल पूर्वक पढ़ने वाले हैं मित्रों। वीडियो के साथ में अंत तक आप बने रहें, जिससे अच्छे से आपके कवर हो सके। आगे दे रखा है इसमें, शेष भारत के अनुरूप है राजस्थान में भी अंग्रेजों, निरकुंश राजतंत्र तथा अत्याचारी सामंतों के प्रति घोर असंतोष व्याप्त था। शेष भारत के अनुरूप राजस्थान में भी, राजस्थान के अलावा जितना भी भारत था उसके अनुसार अंग्रेजों, निरकुंश राजतंत्र, निरकुंश बोलते हैं मित्रों दमनकारी राजतंत्र को, तथा अत्याचारी सामंतों के प्रति घोर असंतोष व्याप्त था। अब सामंत किसको बोलते हैं? सामंत बोलते हैं बड़े जमींदारों, बड़े जमींदारों को सामंत बोलते हैं। वो भी क्या हो गए, अत्याचारी बन रहे थे, लगातार जनता पर दबाव डाल रहे थे, अनेक प्रकार के कर लगाए जा रहे थे। तो इन अत्याचारों के कारण घोर असंतोष व्याप्त था। उनके असंतोष को मूर्त रूप देने के लिए संगठन की आवश्यकता थी। मूर्त रूप बोलते हैं मित्रों किसी भी विचार या गुण का प्रतीक या अभिव्यक्ति होना। कोई भी गुण है या विचार है, उसका प्रतीक है या उसकी अभिव्यक्ति होना मूर्त रूप है। तो वो संगठन किस प्रकार से बनाया जाए जिससे असंतोष को कम किया जा सके। वैसे राजस्थान में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में संगठनों तथा संस्थाओं का निर्माण होने लग गया था।
लेकिन 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के स्थापित हो जाने से जनता की अभिव्यक्ति के लिए एक सशक्त माध्यम मिल गया था, एक मंच मिला, राजस्थान सेवा संघ। इस संघ के कारण मित्रों, जो भी जनता थी, अत्याचारों से परेशान थी, उस जनता को अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक सशक्त माध्यम मिल गया 1919 में। किसके रूप में? राजस्थान सेवा संघ के रूप में। 1920 से 1929 तक राजस्थान में होने वाले कृषक आंदोलन का नेतृत्व इसी संघ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। 1920 से 1929 तक के जो राजस्थान में होने वाले कृषक आंदोलन थे, उनका नेतृत्व इसी संघ के द्वारा किया गया। 1919 ईस्वी में अन्य महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण हुआ, जिसका नाम राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा रखा गया। इस सभा का उद्देश्य शासकों और सामंती जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाना था। संगठन निर्माण की प्रक्रिया में 1927 में उठाया गया, जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण किया गया। परंतु राजस्थान के विभिन्न राज्यों में ऐसे संगठन का अभाव था जिसका ध्येय पूरी रियासत हो। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस भी रियासतों के मामलों में उदासीन ही रही। उदासीन बोलते हैं मित्रों, किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं रखना। तो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, वो भी इन रियासतों के मामलों में क्या रही? उदासीन ही रही। यानी अपने ऊपर जवाबदारी ना लेना, वो उदासीनता है। किंतु हरिपुरा कांग्रेस में स्थिति में परिवर्तन आया और 1938 के इस अधिवेशन में रियासती जनता को भी अपने अपने राज्य में संगठन निर्माण करने तथा अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की छूट दे दी। परिणाम स्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। अब राजस्थानी रियासतों का आंदोलन मुख्यतः इसी संस्था के नेतृत्व में लड़ा जाने लगा। तो अनेक प्रकार के प्रजामंडलों की स्थापना होने लग गई राजस्थान में। अधिवेशन बोलते हैं मित्रों सम्मेलन या बैठक को। तो ये भी ध्यान में रखें आप। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन, सर्वप्रथम देखिए इसके बारे में। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय है वो श्री माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्री माणिक्यलाल वर्मा को। याद रखें इसको। 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को। और उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्री माणिक्यलाल वर्मा को। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। प्रजामंडल की स्थापना के समाचारों से मेवाड़ की जनता में अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ। परंतु जैसे ही मेवाड़ सरकार को इसकी सूचना मिली, सरकार ने श्री वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तथा बिना सरकार से आज्ञा लिए सभा समारोह करने, संस्थाएं बनाने एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी आप किसी भी प्रकार की कोई सभा नहीं कर सकते, बिना सरकार की आज्ञा लिए समारोह करने पर रोक थी, संस्थाएं नहीं बना सकते हैं, और जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जुलूस बोलते हैं शोभा यात्रा को, शोभा यात्रा, या फिर कह सकते हैं आप नगर भ्रमण को जुलूस ही कहते हैं। तो ये सरकार की इसमें परमिशन लेना अनिवार्य थी। बिना सरकार की आज्ञा के आप ना, ये जो भी दे रखे हैं समारोह करना, संस्थाएं बनाना, जुलूस निकालना, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया उदयपुर सरकार के द्वारा। परंतु उसी दिन नाथद्वारा में निषेध आज्ञा के बावजूद कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल जुलूस निकाला
गया। यानी सरकार की जो भी बातें थी उनको अनदेखा किया गया और जुलूस निकाला गया। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 4 अक्टूबर 1938 तक प्रजामंडल से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सत्याग्रह प्रारंभ में किया जाएगा। सत्य के लिए किया जाने वाला हट वो कहलाता है आपका सत्याग्रह। तो जितने भी प्रतिबंध थे उनको हटाने के लिए ये एक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि आपने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, यानी आप सभा नहीं बैठा सकते, समारोह नहीं कर सकते, संस्थाएं नहीं बना सकते, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, तो इनको हटाने के लिए कहा गया सरकार को। इसके बाद में देखिए, मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। श्री भूरेलाल भैया को सराड़ा किले, मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं मित्रों इसको, सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी, याद रखें इसको। वहां पर नजरबंद कर दिया गया श्री भूरेलाल भैया को। विजयादशमी के दिन प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो ये भी ध्यान रखें, क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। सत्याग्रहियों पर पुलिस से दमन चक्कर प्रारंभ हो गया। इसकी परवाह न करते हुए सत्याग्रहियों ने जगह जगह जुलूस निकाले, आम सभाएं की एवं सरकार की काफी आलोचना की गई। श्री माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका छपवाकर वितरित करवाई और जिसमें मेवाड़ व्याप्त अव्यवस्था एवं तानाशाही की आलोचना की गई। लोगों में जागृति लाने हेतु मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ वासियों से एक अपील नामक पर्चे भी बांटे गए और सरकार ने डाक पर सेंसर लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पुस्तिका छपवाई गई मेवाड़ का वर्तमान शासन, और उसमें जो मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था फैल रही थी, तानाशाही फैल रही थी, उसकी काफ़ी आलोचना की गई और लोगों में जागृति लाने हेतु मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ वासियों से एक अपील नामक पर्चे भी बांटे गए। 24 जनवरी 1939 को श्री माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा एवं पुत्री को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 24 जनवरी 1939 को ये थी मित्रों माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, और उनकी पुत्री को प्रजामंडल जो आंदोलन था उसमें भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ये सन याद रखें थोड़ा, 24 जनवरी 1939 को। आगे दे रखा है इसमें, मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण प्रजामंडल ने गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित कर दिया और श्री वर्मा जी का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिलने पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने मेवाड़ सरकार को पत्र लिखा। तब 8 जनवरी 1940 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। भयंकर अकाल पड़ा मेवाड़ में, तब गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। उस समय गांधी जी की मानते थे उस समय बात, और माणिक्यलाल वर्मा जी का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। उनकी स्वास्थ्य की खबर सुन के पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू उनसे मेवाड़ सरकार को पत्र लिखा। तब 8 जनवरी 1940 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। इसके बाद प्रजामंडल ने बेगार एवं ब्लेड प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। बेगार बिना मेहनता ना दिए उनसे श्रम करवाना, ये बोलते हैं बेगार। मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा आपकी क्या कहलाती है? बेगार या ब्लेड प्रथा। फलस्वरूप मेवाड़ सरकार को इन दोनों प्रथाओं पर रोक लगानी पड़ी। यह मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। तो इसको भी याद रखें, पहली नैतिक विजय मेवाड़ प्रजामंडल की। बेगार और ब्लेड प्रथा के जो विरुद्ध अभियान चलाया गया उसमें उनको सफलता मिली
और सरकार को इन प्रथाओं पर रोक लगानी पड़ी। आगे दे रखा है मित्रों इसमें 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटने के बाद प्रजामंडल ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया एवं 25-26 नवंबर 1941 को श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित किया। अधिवेशन किसको बोलते हैं? सम्मेलन या बैठक। एक बैठक की गई या सम्मेलन किया गया जिसका उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया। अधिवेशन में अपार भीड़ के समक्ष राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। सरकार द्वारा प्रस्तावित धारा सभा में संशोधन एवं नागरिक अधिकारों की बहाली आदि प्रस्ताव पारित किए गए। धारा सभा प्रस्तावित जो धारा थी उसमें सभा में संशोधन एवं नागरिक अधिकारों की बहाली आदि प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। इनको भी ध्यान में रखें आप। उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। पहला अधिवेशन ये आयोजित था 1941 में 25-26 नवंबर माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। इसके बाद मेवाड़ के प्रत्येक जिले एवं परगने में प्रजामंडल की शाखाएं खोली गई। मेवाड़ प्रजामंडल ने कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। किसने? मेवाड़ प्रजामंडल ने। कांग्रेस के द्वारा ये 9 अगस्त 1942 को अभियान चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें सक्रिय सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल की कार्य समिति ने मेवाड़ महाराणा को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर महाराजा ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद नहीं करते हैं तो जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और सरकार द्वारा प्रजामंडल कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 23 अगस्त से जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सरकारी दमन चक्र प्रारंभ हो गया। कार्यकर्ताओं ने सर्वत्र यानी सभी जगह अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे बुलंद किए गए। स्त्रियों एवं छात्रों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार ने बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायणी देवी वर्मा, उनकी पुत्री आदि कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और उनकी पुत्री, इन महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया गया। नारे लगाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जो भी वहाँ की स्त्रियां थी, छात्र थे, उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मेवाड़ प्रजामंडल को मेवाड़ सरकार द्वारा वापस गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी कानूनी रूप से जो सही नहीं हो तो इस प्रकार से इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रजामंडल ने भील सेवा कार्य, भील छात्रावास आदि कार्यों को पुनः प्रारंभ किया। ठक्कर बापा की सलाह से उचित योजना बनाई गई। मेवाड़ हरिजन सेवक संघ के कार्यों को पुनर्गठित कर वहां गृह उद्योगों का विकास किया गया। पुनर्गठित यानी दोबारा से उनको सुचारू रूप से शुरू किया गया। मेवाड़ हरिजन सेवक संघ के जो भी कार्य थे और गृह उद्योगों का विकास किया गया। 31 दिसंबर 1945 से एवं 1 जनवरी 1946 को उदयपुर के सलेटिया मैदान में अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का 6ठा अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर देसी रियासतों के शासकों से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप यानी उन्हीं के अनुसार जो बदलती राजनीतिक परिस्थितियां थी, अविलंब बिना देरी किए हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना की अपील की गई। मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में मित्रों आपका मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन
प्रजा के द्वारा किस प्रकार से आंदोलन किए गए मारवाड़ क्षेत्र में, वो देखिए अब। जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई एवं नागरिक अधिकारों की मांग 20वीं सदी के तीसरे दशक में जोर पकड़ने लगी। जागरूक कार्यकर्ताओं जय नारायण व्यास, भंवर लाल सराफ, आनंद राज सुराणा आदि ने इस हेतु 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, याद रखें इसको, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ नामक पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की, परंतु इसके कुछ समय बाद ही निष्क्रिय हो जाने के कारण 1921 ईस्वी में इसके स्थान पर मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ। इसने समय समय पर सरकार की जन विरोधी नीतियों की काफ़ी आलोचना की एवं विरोध प्रकट किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा 1921 में इसको बनाया गया। किसके स्थान पर? मारवाड़ सेवा संघ के स्थान पर, क्योंकि ये निष्क्रिय हो गया। इसके बाद में देखिए 11-12 अक्टूबर 1929 को मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित होना था, परंतु जोधपुर सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया एवं प्रमुख राजनीतिक नेताओं जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा एवं भंवर लाल सराफ आदि को जेल में डाल दिया गया। एवं अध्यादेश द्वारा सभा, जुलूस, धरने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया और साथ में किसी भी सभा, जुलूस, धरने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास आदि ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 10 मई 1931 को स्थापना हुई मारवाड़ यूथ लीग की। स्थापित किया गया जय नारायण व्यास और अन्य के द्वारा। मुख्य इन्हीं का नाम है, तो इनका नाम याद रखें। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की बैठक चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर स्थान अजमेर में पड़ता है, वहाँ पर हुई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की बैठक चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुई। कब हुई? 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर नामक स्थान अजमेर में। कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर आदि इसमें उपस्थित थे। इस सम्मेलन ने मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। राजनीतिक चेतना का सरकार ने 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा एवं मारवाड़ यूथ लीग तथा बाल भारत सभा को अवैध घोषित कर दिया। सरकार ने 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग तथा बाल भारत सभा, इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर 1934 में जय नारायण व्यास, आनंदमल सुराणा आदि ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से जोधपुर में जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया गया। इनके द्वारा जोधपुर प्रजामंडल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। कृष्णा दिवस मारवाड़ की कृष्णा कुमारी को न्याय दिलवाने के लिए 1935 में बम्बई में मनाया गया था। मारवाड़ की थी कृष्णा कुमारी, उनको न्याय दिलवाने के लिए 1935 में बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 में कराची में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जय नारायण व्यास को महामंत्री चुना गया। श्री व्यास ने बम्बई से अखंड भारत का संपादन प्रारंभ किया और 1937 में दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित करार दिया गया। जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कब करार दिया गया? 1937 में, दीपावली के दिन।
1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 16 मई 1938 को जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। 16 मई 1938 को जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। और फरवरी 1939 में सरकार द्वारा जय नारायण व्यास पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के बाद वे जोधपुर आए एवं मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की बागडोरे संभाली। व्यास जी पर से प्रतिबंध हटवाने में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी का बड़ा योगदान था। जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे जय नारायण व्यास जी पर, उनको हटाने में या हटवाने में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का बड़ा योगदान था। अप्रैल 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति के आकलन हेतु पंडित द्वारकानाथ कचरू को जोधपुर भेजा, जिन्होंने रिपोर्ट में जोधपुर के वातावरण को दम घोंटने वाला बताया। तो नज़र वहाँ पर रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की स्थिति किस प्रकार की है मारवाड़ की, इसके लिए भेजा गया पंडित द्वारकानाथ कचरू को जोधपुर। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो दम घोंटने वाला वातावरण है। महात्मा गांधी ने भी मारवाड़ की स्थिति से क्षुब्ध होकर अपने पत्र हरिजन में उसकी आलोचना की। जब महात्मा गांधी को वहाँ की स्थिति का पता लगा तो उन्होंने पत्र हरिजन में उसकी आलोचना की, परंतु सरकार का दमन चक्कर तेज हो गया था। उस समय 26 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ शासन के मध्य समझौता हुआ। मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ शासन के मध्य समझौता 26 जून 1940 को। देखिए इस समझौते में क्या हुआ, जिसमें सरकार ने लोक परिषद को जनप्रतिनिधि सभा के रूप में मान लिया एवं महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया गया तथा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। तो ये इतनी बातें मानी गई। तब लोक परिषद ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और आंदोलन की अपूर्व सफलता ने लोक परिषद के जीवन में नवीन चेतना एवं शक्ति का संचार किया। जून 1940 में श्री जय नारायण व्यास को मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? श्री जय नारायण व्यास को। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। ये भी याद रखें, 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस। 7-8 जून 1941 को सरकार ने प्रथम बार जोधपुर नगरपालिका के चुनाव क्षेत्रीय आधार पर करवाए। क्षेत्र के आधार पर लोक परिषद को 22 में से 18 स्थानों पर जीत हासिल हुई एवं श्री जय नारायण व्यास नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। निर्वाचन हुआ उनका नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर जय नारायण व्यास का। 22 में से 18 स्थानों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद में 26 जनवरी 1942 को लोक परिषद के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1942 को श्री व्यास ने नगरपालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु संघर्ष को पुनः प्रारंभ किया। उन्होंने उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष व संघर्ष क्यों आदि पुस्तिकाएं वितरित करवाई कि उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष व संघर्ष क्यों, इस प्रकार की पुस्तिकाएं वितरित करवाई तथा 11 मई से दूसरा सत्याग्रह आरंभ किया गया। श्री बाल मुकुंद बिस्सा का जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से
19 जून 1942 को उनकी मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिरसा की अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध उन्होंने भूख हड़ताल की वहाँ पर, और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई। इसकी देश में सर्वत्र कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई कि उनकी मृत्यु क्यों हुई। जनता में आक्रोश जगा। लोक परिषद के आंदोलन में मारवाड़ की महिलाएं भी महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन में और तेजी आ गई। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी जारी था। 1942 में परिषद के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जय नारायण व्यास की पुत्री रमा देवी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी कृष्णा कुमारी आदि के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। देश में कैबिनेट मिशन योजना के तहत श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ एवं देश की संविधान सभा में जोधपुर से श्री CS वेंकटाचारी एवं श्री जय नारायण व्यास को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और देश की संविधान सभा में जोधपुर से श्री CS वेंकटाचारी एवं श्री जय नारायण व्यास को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, राधा किशन बोरा आदि किसान सम्मेलन को संबोधित करने हेतु गए, और जागीरदारों ने अपने लठितों के माध्यम से लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर श्री मोतीलाल चौधरी के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से आक्रमण करवा दिया, और श्री मोतीलाल के पिता व भाई सहित कई लोगों को मारे दिया तथा कईयों को घायल कर दिया गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र यानी सभी जगह निंदा की गई। तो ये था डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा गांव में हुआ, डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में। 21 जून 1947 को युवा एवं अनुभवहीन महाराजा, अनुभव नहीं था, युवा थे, हनुवंत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे, जो स्वयं उत्तरदायी सरकार के विरोधी थे। जो भी सरकार थी उसके विरोधी थे, युवा थे और अनुभवहीन थे। उनके सामंती मंत्रिमंडल के गठन के आदेशों के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद ने 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया। विधानसभा विरोध दिवस 14 नवंबर 1947 को किसने मनाया? मारवाड़ लोक परिषद ने। 26 जनवरी 1948 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना के लिए नया आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। परंतु जैसलमेर की सीमा पर पाकिस्तान आक्रमण के कारण आंदोलन कुछ समय के लिए ढीला पड़ गया, और 8 मार्च 1948 से पुनः उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु आंदोलन की घोषणा की गई। एवं श्री व्यास ने तुरंत उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की तथा मारत से संघर्ष क्यों पुस्तक प्रकाशित की। व्यास जी के द्वारा उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की गई और मारत से संघर्ष क्यों, इस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित की गई। अंततः लोक नेताओं के निरंतर विरोध एवं केंद्र सरकार के दबाव के कारण जोधपुर महाराजा को झुकना पड़ा, और 22 फरवरी 1948 से रियासती विभाग के सचिव श्री VP मेनन जोधपुर आए, एवं उनके दबाव के फलस्वरूप 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास के प्रधानमंत्रित्व में एक मिलीजुली लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया था। 30 मार्च
1949 को। वीपी मेनन जोधपुर आए, रियासती विभाग के सचिव थे और उनके दबाव के कारण 3 मार्च 1948 को जय नारायण व्यास के प्रधानमंत्रित्व में एक मिलीजुली लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। इस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन अंततः राज्य में लोकप्रिय एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना करवाने में कामयाब हुआ। मारवाड़ के बाद में जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, ये देखिए अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई मित्रों 1931 ईस्वी में श्री कपूर चंद पाटनी एवं श्री जमनालाल बजाज या जमनलाल बजाज के प्रयासों से। जयपुर जन सहयोग व उत्साही कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण अगले 5 वर्षों तक यह प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया एवं इस दौरान इसकी संपूर्ण गतिविधियां खादी उत्पादन एवं प्रचार जैसे रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित रही। जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन 1931 ईस्वी में स्थापित है। जयपुर प्रजामंडल को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने एवं जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से 1936 ईस्वी में सेठ जमनलाल बजाज के प्रयासों से व श्री हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जयपुर के श्री चिरंजी लाल मिश्र को उसका अध्यक्ष तथा श्री शास्त्री जी को उसका मंत्री बनाया। श्री कपूर चंद पाटनी, हरीश चंद्र शर्मा, चिरंजी लाल अग्रवाल आदि भी उसकी कार्यकारिणी में थे। नवगठित प्रजामंडल ने 1937 से कार्य प्रारंभ किया। सन 1938 में श्री जमनलाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उनकी अध्यक्षता में जयपुर में 8 व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का विशाल अधिवेशन हुआ। प्रतिबंध के बावजूद निकाले गए जुलूस में अत्यधिक संख्या में लोग शामिल हुए और 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा, जो कई वर्षों से शेखावाटी के किसानों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर ठिकानेदार के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, का विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया था। तो ये सब कुछ हुआ हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। शेखावाटी के जो किसान थे वो काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे थे अत्याचारों के विरुद्ध। किसान शक्ति के व्यापक समर्थन के जुड़ जाने से जयपुर प्रजामंडल की शक्ति एवं लोकप्रियता में असाधारण वृद्धि हुई। जयपुर राज्य में मित्रों प्रशासन पर अंग्रेज अधिकारियों का नियंत्रण था। अंग्रेजी अधिकारियों का नियंत्रण प्रशासन पर। जयपुर सरकार ने जमनलाल बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने 1 फरवरी 1939 को जयपुर राज्य में प्रवेश करके नागरिक अधिकारों की मांग पुरजोर शब्दों में रखने का निर्णय लिया। जमनलाल बजाज ने सरकार ने प्रजामंडल की मांगों प्रजामंडल की जो मांगे थी उन पर विचार करने के बजाय प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया एवं राज्य में प्रवेश करते समय 1 फरवरी 1939 को श्री बजाज को तथा बाद में अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध घोषित होने के बाद प्रजामंडल का कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। जयपुर से कहाँ? आगरा। और 5 फरवरी 1939 से सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1939 से प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह आंदोलन का संचालन बलवंत सामलराम देशपांडे,
गुलाब चंद कासलीवाल, कपूर चंद पाटनी, दौलतमल भंडारी आदि नेताओं ने किया। और 18 मार्च 1939 को जयपुर में श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे ने गिरफ्तारी दी। सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने एवं कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आश्वासन देने पर गांधी जी के निर्देश से 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया गांधी जी के कहने पर। और 2 अप्रैल 1940 को प्रजामंडल एवं जयपुर सरकार के मध्य समझौता हो गया। इसके तहत प्रजामंडल को 2 अप्रैल को ही पंजीकृत कर लिया गया कि इस प्रकार का कोई मंडल बना हुआ है जयपुर में, तो उसको पंजीकृत कर लिया गया समझौते के अनुसार। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ये देखिए, जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री एवं रियासत के प्रधानमंत्री पर मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत महाराजा ने राजकाज में जनता को शामिल करने की अपनी नीति का उल्लेख किया। प्रजामंडल इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं जयपुर प्रजामंडल देखिए, हीरालाल शास्त्री एवं मिर्जा इस्माइल के मध्य 1942 में हुए समझौते से संतुष्ट होकर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा, निष्क्रिय रखा उनको। जयपुर प्रजामंडल का एक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहता था, जिसमें बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि शामिल थे। उन्होंने 1942 में एक नए संगठन आज़ाद मोर्चे का गठन किया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। सरकार ने आज़ाद मोर्चे के लगभग सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 26 अक्टूबर 1942 को जयपुर महाराजा ने संवैधानिक सुधारों हेतु एक समिति का गठन किया। अब आंदोलन होंगे मित्रों, तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ निश्चित तौर पर होंगी अगर उग्र आंदोलन है, और शांति के साथ में भी अगर आंदोलन किया जा रहा है बिना किसी परमिशन के, तब भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय हो गया, जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से। और मार्च 1946 में विधानसभा में टिक्काराम पालीवाल द्वारा प्रस्तुत राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस प्रकार जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया। तो ये भी याद रखें, कौन सा राज्य ऐसा बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त किया। तो पहला राज्य कौन सा बना आपका, जयपुर राज्य। एक मार्च 1948 को जयपुर के प्रधानमंत्री वीटी कृष्णामचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। घोषणा का सभी ने स्वागत किया। मंत्रिमंडल में एक दीवान यानी प्रधानमंत्री, एक मुख्य सचिव यानी मुख्यमंत्री एवं 5 सचिव मंत्रीगण बनाए गए। सर वीटी कृष्णामाचारी को दीवान, हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव एवं देवी शंकर तिवारी, टिक्काराम पालीवाल एवं दौलतमल भंडारी को प्रजामंडल की ओर से सचिव बनाया गया। 2 मंत्रीगण जागीरदारों से नियुक्त किए गए। बृहद राजस्थान के निर्माण 30 मार्च 1949 को
तो ये जो एकीकरण पढ़ेंगे मित्रों उसमें देख लेंगे अच्छे से वृहद राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, सब एकीकरण में देखने वाले हैं। तक यही लोकप्रिय मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। अब देखिए मित्रों विभिन्न प्रजामंडल, इनके अलावा जो भी बने सभी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। प्रजामंडल और उसका विवरण। सर्वप्रथम आपका मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अन्य कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा, श्री भूरेलाल भैया। तो इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है मित्रों। मुख्य बातें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और इसके अन्य कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा, श्री भूरेलाल भैया। मेवाड़ के बाद में देखिए मित्रों जयपुर प्रजामंडल। प्रथमतः 1931 में कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में गठित किया गया। सर्वप्रथम कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में। 1936-37 में श्री चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनः स्थापित इसको किया गया प्रजामंडल को। अन्य कार्यकर्ता श्री चिरंजी लाल मिश्र, श्री हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी आदि थे। और 1938 में श्री जमन लाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। कौन से मंडल के? जयपुर प्रजामंडल के। इसके बाद में आपका मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में भंवर लाल सराफ, अभयमल जैन एवं अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के प्रयासों से यह गठित किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। और देखिए मित्रों मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 को रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में। अभयमल जैन महामंत्री, भीमराज पुरोहित, जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा स्थापित किया गया मारवाड़ लोक परिषद को 16 मई 1938। नेक्स्ट है मित्रों आपकी बीकानेर राज्य प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 को वेद मग्गाराम वेद अध्यक्ष थे इसके, वह श्री लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित किया गया बीकानेर राज्य प्रजामंडल। इसके बाद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को बाबू रघुवर दयाल गोयल द्वारा गठित किया गया इसको। बाबू रघुवर दयाल गोयल 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। कोटा राज्य प्रजामंडल देखिए, प्रथमतः हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से 1934 में पंडित नयनाराम शर्मा एवं प्रभुलाल विजय द्वारा स्थापित। 1938 में पंडित नयनाराम शर्मा, अभिन्न आर्य एवं तनसुख लाल मित्तल के प्रयत्नों से स्थापित किया गया कोटा राज्य प्रजामंडल को। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल दिसंबर 1938 में गोपीलाल यादव अध्यक्ष बने इसके, और श्री कृष्णलाल जोशी, श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र ठाकुर देशराज आदि द्वारा स्थापित किया गया। दिसंबर 1938 में अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल के। 1939 में इसका नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखें, नाम बदला गया इसका भरतपुर प्रजामंडल का और कर दिया गया भरतपुर प्रजा परिषद 1939 में। सिरोही प्रजामंडल देखिए अब 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुल भाई भट्टे अध्यक्ष थे इसके, श्री धर्मचंद सुराणा, गीसा लाल चौधरी द्वारा इसको स्थापित किया गया सिरोही प्रजामंडल 23 जनवरी 1939। नेक्स्ट है मित्रों करौली प्रजामंडल अप्रैल 1939 में श्री त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा
व कुंवर मदन सिंह द्वारा इसको गठित किया गया अप्रैल 1939 में। शाहपुरा प्रजामंडल देखिए अब 18 अप्रैल 1938 को 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल श्री रमेश चंद्र ओझा और लादू राम व्यास हैं इनके द्वारा गठित किया गया। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद, श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आदि द्वारा गठित किया गया धौलपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट है आपका अलवर राज्य प्रजामंडल 1938 में पंडित हरि नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी द्वारा इसको स्थापित किया गया अलवर राज्य प्रजामंडल को। नेक्स्ट है मित्रों जैसलमेर राज्य प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में इसको स्थापित किया गया। ये भी याद रखें जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल को। इसे असफल बनाने हेतु सामंती तत्वों द्वारा जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। सामंती तत्वों द्वारा। नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद 1939 में श्री शिव शंकर गोपा द्वारा इसको गठित किया गया जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद को। इसके बाद में है मित्रों बूंदी प्रजामंडल 1931 में श्री कांतिलाल द्वारा इसको स्थापित किया गया बूंदी राज्य लोक परिषद। 19 जुलाई 1944 को श्री हरि मोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा द्वारा गठित किया गया। दोनों को अलग अलग ध्यान में रखें। बूंदी प्रजामंडल 1931 में और बूंदी राज्य लोक परिषद 19 जुलाई 1944 को गठित की गई। नेक्स्ट है मित्रों आपकी डूंगरपुर प्रजामंडल। इसको देखिए 1 अगस्त 1944 को श्री भोगीलाल पांड्या एवं शिवलाल कोटड़िया द्वारा स्थापित किया गया। इसको अन्य सदस्य इसके कुरीचंद जैन, छगनलाल मेहता ये थे डूंगरपुरे प्रजामंडल के। नेक्स्ट है बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावसार, मणिशंकर नागर आदि द्वारा 27 मई 1945 को इसको स्थापित किया गया बांसवाड़ा प्रजामंडल को। नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को श्री मांगीलाल भव्य ये इसके अध्यक्ष बने और इन्हीं के द्वारा इसका गठन किया गया झालावाड़ प्रजामंडल का। कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 में श्री भंवरलाल निगम ये अध्यक्ष बने व कन्हैया लाल सेठिया द्वारा इसको गठित किया गया कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। नेक्स्ट है मित्रों प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी में श्री चुन्नीलाल एवं अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित इसको किया गया प्रतापगढ़ प्रजामंडल को 1945 में। किशनगढ़ प्रजामंडल देखिए 1939 में श्री कांतिलाल चौथानी द्वारा इसको स्थापित किया गया कांतिलाल चौथानी 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल। तो ये था मित्रों आपका प्रजामंडल से जुड़ा हुआ टॉपिक। काफ़ी लंबा टॉपिक, हालांकि बहुत सारी बातों को शॉर्ट किया गया है, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। अच्छे से देखें आप वीडियो को, बार बार इन बातों को देखेंगे मित्रों, सुनेंगे, पढ़ेंगे अपनी पुस्तिका में से और साथ में वीडियो को देखेंगे, वीडियो के साथ में सुनते रहेंगे तो अच्छे से कवर हो पाएंगे मित्रों। बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके बाद में मित्रों आपका एक टॉपिक और बचता है राजस्थान का एकीकरण, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा और इसी के साथ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा मित्रों। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे और जो समसामयिक घटनाएं हैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई उनको भी देखेंगे। आज का वीडियो अगर मित्रों आपको अच्छा लगे, ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।